गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अब्दुल हक, असिस्टेंट प्रोफेसर, माणिक लाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की परिभाषा क्या क्या है, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कंपनी के अलावा कंपनी की मुख्य विशेषताएं या प्रकृति, नेचर ऑफ कंपनी की कौन कौन सी है, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले कंपनी की परिभाषा या अर्थ क्या हो सकता है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी शायद से किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत समामेलन हुआ है। अब इसमें समझने वाली दो बातें हैं। एक तो ये बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन, तो इस अधिनियम का मतलब है कि कंपनी अधिनियम 2013 अथवा पूर्ववर्ती का मतलब ये है कि कंपनी अधिनियम 2013 से पूर्व जो अधिनियम थे, जैसे 1956 या उससे पूर्व जो कंपनी अधिनियम थे, उसके अंतर्गत कंपनी का समामेलन हुआ। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसमें धारा कौन सी है, सेक्शन है 2 की सब सेक्शन 20, 2 की धारा कौन सी है 20। तो हमने यहाँ पे जाना कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का अर्थ। अब हम जानेंगे, कुछ विद्वान हैं जो कंपनी के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यहाँ पे सुप्रसिद्ध अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शल, चीफ जस्टिस मार्शल ने कंपनी की परिभाषा करते हुए लिखा है कि कंपनी आदर्श या अमूर्त होने के कारण एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि से होता है। कानून द्वारा निर्मित होने के कारण इसकी वे विशेषताएं होती है जो उसको जन्म देने वाला अधिकार पत्र यानी चार्टर इसे स्पष्ट रूप से प्रदान करता है अथवा जो इसके अस्तित्व के लिए सहायक होती है। तो ये इन्होंने मार्शल ने बताया है, कंपनी का आदर्श से अमूर्त होने के कारण कृत्रिम व्यक्ति है। अब कृत्रिम व्यक्ति कैसे है, आर्टिफिशियल पर्सन कैसे है, जब हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा कंपनी की विशेषता है, वहाँ पे हम विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे कि कंपनी कैसे एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसी प्रकार से इंग्लिश में चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ द USA डिफाइंस ए कॉरपोरेशन इज एन आर्टिफिशियल being invisible, intangible, existing all in contemplation of the law, being a mere creation of law. It possesses only the properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as accidental to its very existence। तो इसके बाद में दूसरे विद्वान है, उनका नाम है हेने। वो कहते हैं कंपनी का आशय है विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका प्रत्यक्ष अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और उसकी एक समुद्रा होती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेने, ए कंपनी is an artificial person created by law, having separate entity with a perpetual succession and common seal। तो यहाँ पे 4-5 जो बिंदु बताए गए हैं, जैसे एक कृत्रिम व्यक्ति के साथ में इसका क्या होता है, प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है, तो अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और इसकी एक समुद्रा होती है। ये सभी जो बिंदु है उनका हम कंपनी की जो विशेषता है उनमें जानेंगे, सबका विस्तारपूर्वक हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं
कि कंपनी एक ऐसा संगठन या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत सम्मिलित है। कानून की दृष्टि से कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आदर्श अमूर्त व्यक्ति है जिसका इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अब ये पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, इसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कैसे होता है। इसके अलावा इसके अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसकी पूंजी अंतरण योग्य अंशों में भी विभक्त होती है तथा अंशधारी इसका सदस्य होता है अथवा सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं तथा अंशधारी इसका सदस्य होता है अथवा सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा कंपनी के सदस्य अथवा सदस्यों का दायित्व तो सामान्य सीमित ही होता है। सामान्यतः क्या होता है? सीमित ही होता है। ये दायित्व तो उसके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य में से अद्यत रही राशि तक सीमित होता है। Thus, it may be concluded that a company is an organization formed and incorporated under the present Companies Act or under any provisions company law. In the eyes of law, a company is an artificial person. It is an invisible and intangible person having separate legal entity from its member or members with perpetual succession. The capital of the company is divided into transferable shares and the shareholder are called its member or members. तो ये हमने जाना कि कंपनी किसे कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो कंपनी की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ कंपनी है, तो हम वन बाय वन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है कंपनी की विशेषता है समामेलित संस्था, इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन या बॉडी। कंपनी एक ऐसी संस्था निकाय है जिसका कंपनी अधिनियम 2013 अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन सम्मेलन करा गया है। कोई भी कंपनी जिसका सम्मेलन यानी इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्ट्रेशन या पंजीयन नहीं हुआ है तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी नहीं माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ए कंपनी इज एन इंस्टीट्यूशन और a body incorporated under the Companies Act 2013 of any provision. Company law without incorporation, a company is not a company under the law. तो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर कोई भी कंपनी जिसका सम्मेलन नहीं हुआ है तो उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कंपनी अधिनियम जो कंपनी सम्मिलित संस्था कंपनी कब होगी, कब मानी जाएगी? या तो कंपनी अधिनियम 13 के अनुसार अथवा पूर्व किसी कंपनी विधान के अधीन सम्मेलन करवाया गया है तब कंपनी मानी जाएगी। अन्यथा अगर कंपनी जिसका सम्मेलन नहीं हुआ उसे इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट विशेषता है नेक्स्ट विशेषता में हम जानेंगे कि व्यक्ति या व्यक्तियों का सम्मिलित इनकॉर्पोरेटेड बाय पर्सन और पर्सन्स। कंपनी एक ऐसी संस्था या निकाय है जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा सम्मिलित करवाई जाती है। ओके, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि परंपरागत रूप से कंपनी उसे माना जाता रहा है जो किन्हीं दो या अधिक व्यक्ति द्वारा सम्मिलित करवाई गई है। लेकिन आधुनिक समय में कंपनी का सम्मेलन किसी एक सजीव या प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक हो तथा भारत में निवासी हो अथवा दो या अधिक व्यक्ति या प्राकृतिक एवं कृत्रिम द्वारा भी करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि किसी भी एक व्यक्ति कंपनी का सम्मेलन किसी भी प्राकृतिक या सजीव व्यक्ति इंडिविजुअल्स द्वारा भी करवाया जा सकता है, किंतु किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी का सम्मेलन किन्हीं दो व्यक्तियों प्राकृतिक या कृत्रिम व्यक्तियों द्वारा कराया जा सकता है।
तो यहाँ पे अगर ओपीसी है, एक व्यक्ति कंपनी है, तो समन्वयन किसी भी प्राकृतिक सजीव व्यक्ति द्वारा भी कराया जा सकता है, लेकिन अन्य प्रकार की कंपनियों का समन्वयन किन्हीं दो व्यक्तियों, प्राकृतिक या कृत्रिम। अब यहाँ पे प्राकृतिक या कृत्रिम, नेचुरल और जो आर्टिफिशियल है, उनका हम नेक्स्ट जब विशेषता जानेंगे कि कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है या कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है या प्राकृतिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी हमने ये जाना है कि क्या है, कंपनी किसी भी एक व्यक्ति, कंपनी का समन्वयन किसी भी प्राकृतिक सजीव व्यक्ति द्वारा ही करवाया जा सकता है, किंतु किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी का समन्वयन किन्हीं दो व्यक्तियों, जो प्राकृतिक या कृत्रिम, द्वारा करवाया जा सकता है। ओके, इंग्लिश में इनकॉर्पोरेटेड बाय ए पर्सन और पर्सन्स। ए कंपनी इज एन इंस्टीट्यूशन incorporated by a person or persons. Traditionally, a company has been considered an institution or body incorporated by two or more person. Okay. Now a company may be incorporated either by person. अब क्या होता है कि that's an individual who is citizen of India and residence in India, or by any two or more individuals and or artificial person. नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है कंपनी की, वह है अभिदाता, सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर्स। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक कंपनी का समन्वयन अभिदाता या अभिदाताओं द्वारा करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे कितने अभिदाता होंगे, तो एक व्यक्ति कंपनी की बात करते हैं तो केवल ओपीसी में की दशा में केवल एक ही अभिदाता होता है, जबकि किसी निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 अभिदाता तथा किसी भी सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 अभिदाता होना अनिवार्य है। तो ये फिगर हमें याद रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वहाँ पे ये जो संख्या है वो पूछी जाती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। एवरी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय इट इज़ सब्सक्राइबर या सब्सक्राइबर्स साइनिंग ऑन द मेमोरेंडम। इन केस ऑफ ओपीसी देयर कैन बी ओनली 1 सब्सक्राइबर। ओके, ओपीसी 1 सब्सक्राइबर, बट इन केस ऑफ एनी अदर प्राइवेट कंपनी देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स एंड 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या। यहाँ पे ये भी संख्या है जो है मेंबर्स की जो संख्या, वो भी याद रखना ज़रूरी है। तो कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाताओं ही कंपनी के प्रथम सदस्य होते हैं। ओके, तो हम कंपनी के सदस्य कौन होते हैं, तो कंपनी सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले या वाला अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य होते हैं। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य संख्या 1 तक ही सीमित होती है, जब तक कि वे एक व्यक्ति जीवित है। जब तक अन्य कोई भी व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। किसी भी अन्य निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 सदस्य होना अनिवार्य है, किंतु ऐसी निजी कंपनी में अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम 200, मैक्सिमम 200। इसी प्रकार सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम सदस्य यानी मिनिमम कितने होने चाहिए, 7, और जबकि इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, द पर्सन और पर्सन्स साइनिंग टू मेमोरेंडम ऑफ कंपनी इज और आर इज द फर्स्ट मेंबर या members of the company. Consequently, in case of OPC, the only subscriber to the memorandum is the only member of it. No other person can become member of a OPC so long as the only member survives. In case of any other private company, there need to be at least 2 members. However, it can have maximum of
200 मेंबर। तो यहाँ पे सार्वजनिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200 मेंबर्स। फिर इसी तरह पब्लिक कंपनी रिक्वायर एट लिस्ट 7 मेंबर्स, देयर इज़ नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो कंपनी की जो विशेषता वह है विधान के अधीन निर्मित करते हुए व्यक्ति, एन आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म्ड अंडर लॉ। इसके अंतर्गत कंपनी विधान के प्रावधान के अनुरूप निर्मित एक करते हुए व्यक्ति है। ठीक है, कंपनी क्या है? कंपनी विधान के प्रावधान के अनुरूप निर्मित एवं करते हुए व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। न्यायमूर्ति मार्शल कहते हैं कि बताया उन्होंने, कंपनी आदर्श से अमूर्त तथा करते हुए व्यक्ति जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि से होता है। ओके, इसके अलावा लॉर्ड चांसलर शेलबोर्न कहते हैं कि ये कानून की कल्पना मात्र से है। इसके करते हुए व्यक्ति को कहने का कारण यह है कि इसे, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझने वाली बात, ये इसे क्यों करते हुए व्यक्ति कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसको करते हुए व्यक्ति कहने का कारण यह है कि इसे जन्म देने वाला ईश्वर नहीं होता है। कंपनी का जन्म विधान द्वारा होता है, लॉ के द्वारा होता है। इसको करते हुए व्यक्ति कहने का कारण क्या है कि इसे जन्म देने वाला ईश्वर, गॉड नहीं होता है। कंपनी का जन्म विधान द्वारा होता है, अतः कंपनी के जन्म एवं मृत्यु पर विधान का ही कंट्रोल, नियंत्रण होता है, ईश्वर का नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसके स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से देखा और छुआ भी नहीं जा सकता। इसका स्वरूप अदृश्य होता है, जबकि प्राकृतिक मनुष्य को देखा व छुआ जा सकता है। इसी प्रकार इसकी आत्मा और अंतरात्मा भी नहीं होती है। ये शपथ भी नहीं ले सकती, ये न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी नहीं हो सकती। कंपनी के अधिकार व प्रतिनिधि कंपनी की ओर से न्यायालय में जा सकते हैं, हालांकि ये बात है, लेकिन ये न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। इसे जेल में भी नहीं भेजा जा सकता। इसके अलावा ये शादी भी नहीं कर सकती और ना ही तलाक दे सकती है। इन सभी कमियों के कारण ही कंपनी को एक करते हुए व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के उपरांत भी इसे जाली या काल्पनिक फिक्टिशियस व्यक्ति नहीं है। ये एक जाली नहीं है, यानी फर्जी नहीं है या काल्पनिक नहीं है, अपितु वास्तविक व्यक्ति है। क्या है? ये वास्तविक व्यक्ति है। इसके अनेक कारण हैं। अब कारण क्या है? कंपनी प्राकृतिक मनुष्य की तरह ही अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, अपने नाम से प्राकृतिक व्यक्ति के माध्यम से अनुबंध कर सकती है। ओके, तथा अपने ही नाम से अन्य पक्षकारों पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है, तथा अन्य पक्षकार भी कंपनी के नाम से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के भी उतने ही व्यावसायिक दायित्व तथा अधिकार हो सकते हैं जितने कि एक प्राकृतिक व्यक्ति के। इस प्रकार सभी वैधानिक उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से कंपनी भी ठीक उसी प्रकार का एक व्यक्ति है जिस प्रकार एक प्राकृतिक व्यक्ति होता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें आता है। और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, विधान के द्वारा निर्मित करते हुए व्यक्ति है, कंपनी क्या है? ए आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म्ड अंडर लॉ। तो ये बात हमें लिखनी है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जाली या काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, अभी तो वास्तविक व्यक्ति है। तो ये बातें मैंने बताई है, वो आपको ये लिखना है कि किस कारण से है ये जाली या फर्जी नहीं है, बल्कि क्या है? वास्तविक है। तो हमें इसका कारण क्या है? कारण इसका ये लिखना है कि कंपनी प्राकृतिक मनुष्य की तरह ही अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है और अपने नाम से प्राकृतिक व्यक्ति के माध्यम से अनुबंध कर सकती है, अनुबंध भी कर सकती है और संपत्ति भी खरीद सकती है। इसके अलावा अपने ही नाम से अन्य पक्षकारों पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है, तथा अन्य पक्षकार भी कंपनी के नाम से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के भी उतने ही व्यावसायिक दायित्व या अधिकार हो सकते हैं जितने कि एक प्राकृतिक व्यक्ति के। इस प्रकार सभी वैधानिक उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से भी कंपनी भी ठीक उसी प्रकार का एक करते व्यक्ति
ठीक उसी प्रकार का एक व्यक्ति है जिस प्रकार एक प्राकृतिक व्यक्ति होता है। तो ये बात इसमें लिखना है। देयर आर मैनी रीजन टू कॉल, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है ये। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द कंपनी इट इज़ an artificial person created under the law. Former Chief Justice Marshall has very remarked that a company is the artificial person, invisible, intangible, and existing only in the eyes of the law. ठीक है। There are many reasons to call a company is juristic person of artificial person. A company is created under the law. It does not come into existence by a natural process. It has no physical body and no soul and no conscience. However, it is not a fictitious person. It is not fictitious person. It is a real reason. It is a real person and exists in the contemplation of law. It is clothed with the legal personality. It has almost the same rights and same powers of a natural person. Okay, it has almost the same rights and powers as of a natural person. It can enter into contract through its agent, acquire, retain and dispose of property. It can sue and be sued, but neither it can take oath nor it be sent to jail. It can never marry, divorce or die. तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार ये कंपनी है वो एक कर्तव्य व्यक्ति है और एक जाली या फर्जी फिक्टिशियस व्यक्ति नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बची हुई कंपनी अधिनियम की जो विशेषता है नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।